U105 हिंदी अध्याय 1041 एकांत पर्वतीय नगर कलाकृति शोधन अंडस को 2 मास्टर गू ने मोहुआ को भी देखा। उसने मोहुआ को घूरा कई बार देखा और दंग रह गया। इतना छोटा, लेकिन वह एक तृतीय श्रेणी की शिल्पकला शोधक थे और वर्षों से उन्होंने सभी प्रकार के कृषकों के साथ काम किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि कियान राज्य में जो जितना छोटा होगा उसकी पहचान उतनी ही असामान्य होगी। भले ही वह उनसे दोस्ती न कर सके, लेकिन उसे उन्हें जल्दबाजी में नाराज नहीं करना चाहिए। युवक आगे बढ़ा और मोहुआ उसके पीछे पीछे मास्टर गू का अभिवादन करते हुए चला। मास्टर गू ने विनम्रता से जवाब में सिर हिलाया और फिर उस युवक को निर्देश दिया जिसने मोहुआ का मार्गदर्शन किया था। दा चुवान, जाओ और एक बर्तन में चाय बनाओ। हाँ मास्टर। दा चुवान नाम का युवक चला गया। इसके बाद मास्टर गू ने मोहुआ को बैठने के लिए आमंत्रित किया और सावधानीपूर्वक उसकी जांच करते हुए सोचा, क्या मैं युवा मास्टर का सम्मानित उपनाम जान सकता हूँ? मेरा उपनाम मो है। मोहुआ की आवाज तीखी थी। उपनाम मो? मास्टर गू आश्चर्यचकित रह गए। उपनाम गू या शांगगुआन नहीं, बल्कि मो। कियानिक्सुए राज्य सीमा के पास मो उपनाम वाला कोई प्रमुख परिवार नहीं था। मास्टर गू ने भौहें चढ़ाईं। एकांत पर्वतीय शहर बहुत दूर है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि युवा मास्टर यहाँ क्यों आए हैं? मोहुआ ने अपनी छाती से एक पत्र निकाला और मास्टर गू को सौंप दिया। मास्टर गू ने पत्र को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उसे खोलकर देखा तो वह खाली था, जिससे वे चौंक गए और फिर क्रोध से भर गए। क्या ये युवा स्वामी मुझे मूर्ख बनाने के लिए यहाँ आया है? जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसकी नजर खाली पत्र के नीचे 2 मुहरों पर पड़ी। एक गू परिवार से था, दूसरा शांगगुआन परिवार से। मास्टर गू की पुतलियां सिकुड़ गईं। 2 पारिवारिक मुहरें। इसका मतलब ये था कि युवा स्वामी की यात्रा को शांगगुआन परिवार और गू परिवार दोनों द्वारा मंजूरी दी गई थी। और पत्र अभी भी खाली था। या तो यह एक बहुत ही अनौपचारिक पत्र था, या इसका मतलब ये था कि युवा स्वामी जो कुछ भी करना चाहता था, वह दोनों महान परिवारों की स्वीकृति से ऐसा कर सकता था। मास्टर गू ने लकड़ी की तरह मुड़कर मोहुआ की ओर देखा। उनके विचार उथल पुथल थे। इस युवा मास्टर की पृष्ठभूमि क्या थी, और इतना महत्वपूर्ण पत्र लेकर वह सोलिटरी माउंटेन सिटी के इस सुदूर रिफाइनरी शॉप में क्या करना चाहता था? मास्टर गू की निगाहें तेज हो गईं। सोलिटरी माउंटेन सिटी रास्ते से हट चुका था, उसकी खदानें लगभग समाप्त हो चुकी थीं। वे शेष बचे कलाकृति शोधक केवल कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियों को ही बनाकर गुजारा कर सकते थे, और जीवन पहले से ही काफी कठिन था। क्या इस युवा स्वामी का इरादा ये था कि वह आकर अपना प्रभाव दिखाएगा और आदेश देगा? या फिर परिवार के अन्य युवा स्वामियों की तरह क्या उसने उनका और अधिक शोषण करने की योजना बनाई थी? मास्टर गू ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी भींच ली। उनकी निगाहें ठंडी पड़ गईं, हालांकि उनका स्वर पहले की तरह विनम्र बना रहा। मैं समझ गया, युवा गुरु। अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक बोलिए। हम सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोहुआ को लगा कि मास्टर गू का व्यवहार कुछ अजीब था, लेकिन दोबारा सोचने पर आखिरकार दूसरा व्यक्ति एक स्वर्णिम कोर साधक था, जिसने अपने जैसे एकमात्र फाउंडेशन स्थापना साधक के अनुरोधों को पूरा करने के लिए समय निकाला था, जो पहले से ही काफी दयालु था। दूसरे से यह अपेक्षा करना कि वह ऐसा विनम्रतापूर्वक करेगा बहुत ज्यादा होगा। मोहुआ ने फिर कहा, मास्टर गू, मैं फॉर्मेशन मीडियम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। मास्टर गू ने सिर हिलाया और मोहुआ के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। लेकिन लंबे इंतजार के बाद मोहुआ ने बात करना बंद कर दिया। मास्टर गू हैरान थे। और क्या? मोहुआ भी उलझन में था। तो मैं अपनी कक्षाओं के लिए संप्रदाय में वापस चला जाता हूँ। और क्या हो सकता है? क्या उसे यहीं रहना था? मास्टर गू ने शून्य दृष्टि से देखा। यही है। मोहुआ ने भी हैरानी से सिर हिलाया। बस। मास्टर गू की अभिव्यक्ति जम गई। इतना महत्वपूर्ण पत्र और आप सिर्फ एक प्रश्न पूछकर चले गए। क्या आप टोकन का उपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वह कोई मामूली चीज हो? मास्टर गू को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मोहुआ की ओर संदेह से देखा। सच में? मोहुआ ने धीरे से सिर हिलाया। मास्टर गू ने मोहुआ को बहुत देर तक घूर कर देखा, ये निश्चय करते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, और फिर धीरे धीरे राहत की सांस ली। उसका शरीर काफी हद तक शिथिल हो गया, यहां तक कि वह मोहुआ की ओर मुस्कुराने में भी कामयाब रहा। मोहुआ पूरी तरह से उलझन में था। उसे मास्टर गू का स्वभाव थोड़ा अजीब लग रहा था। तो फिर ये फॉर्मेशन मीडियम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट है?
युवा गुरु जो भी जानना चाहते हैं सीधे पूछ लें। मास्टर गू ने एक पल सोचा और आगे कहा, कलाकृतियों के शोधन का ताव जटिल है। संयोग से मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कलाकृतियों के शोधन की फॉर्मेशन मीडिया शाखा को चुना। हालांकि मैंने अब कलाकृतियों के शोधन की अन्य शाखाओं में भी कदम रख लिया है, फिर भी मेरा आधार अभी भी वही है। जब तक ये बहुत गहरा नहीं है, मुझे ज्यादातर चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता है और मैं युवा गुरु के किसी भी संदेह का समाधान कर सकूंगा। मास्टर गू ने विस्तार से बताया। उनका रवैया इससे बेहतर नहीं हो सकता था। दूसरी ओर मोहुआ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैं मास्टर गू को परेशान करूंगा। आप बहुत विनम्र हैं युवा स्वामी। ओह, और मोहुआ को अचानक कुछ याद आया और उसने जिज्ञासा से पूछा, मास्टर गू, आपने फॉर्मेशन मीडिया का अध्ययन क्यों छोड़ दिया और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की दूसरी शाखा में क्यों चले गए? मास्टर गू थोड़ा हिचकिचाए। मोहुआ ने कहा, अगर यह असुविधाजनक है तो मैं नहीं पूछूंगा। मास्टर गू चौंके और फिर अनिच्छा से बोले, जीविका चलाना बहुत कठिन है। शाखा बहुत संकीर्ण है, लाभ कम है और इसमें कोई भविष्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें फॉर्मेशन मास्टर्स की इच्छा पर निर्भर रहना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अतीत की याद आ गई हो। उसका चेहरा विशेष रूप से बदसूरत हो गया था। ये कमबख्त फॉर्मेशन मास्टर्स, इनमें से हर एक बहुत घमंडी है, बुरे स्वभाव का है, मांगों से भरा है। फॉर्मेशन मीडियम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट का एक नमूना है। वे इसे बार बार 10 बार या उससे भी ज्यादा बार बदल सकते हैं। उनके अनुसार 1 दर्जन बदलावों के बाद वे अपने माथे पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कि पहला संस्करण सबसे अच्छा था। मास्टर गू का गुस्सा इस बारे में सोचते ही बढ़ता गया। जब मैं अभी भी अपना फाउंडेशन स्थापित कर रहा था, आधिकारिक तौर पर रिफाइनर बनने से पहले, मैंने कुछ फॉर्मेशन मीडिया बनाने का काम लिया। कई शापित फॉर्मेशन मास्टर्स ने मेरी अंतहीन आलोचना की, हर संभव मुश्किलें खड़ी की। आज भी इसके बारे में सोचकर मैं चाहता हूं कि मैं। मास्टर गू को क्रोध का उभार महसूस हुआ, लेकिन मोहुआ की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना संयम खो दिया है और क्षमा याचना करते हुए कहा, माफ करना युवा स्वामी, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। मोहुआ को बोलने में कठिनाई हो रही थी और वह केवल चुपचाप सिर हिला पा रही थी। ये देखते हुए कि समय बीत रहा था, वह कोई विलंब नहीं कर सकता था। इस प्रकार मोहुआ ने मामले की ओर रुख किया। इसमें निर्माण माध्यम के रूप में प्रयुक्त आध्यात्मिक कलाकृतियां और अन्य आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ उनका संबंध शामिल है। फॉर्मेशन मीडिया के बीच क्या अंतर थे? कौन से फॉर्मेशन किस विभिन्न फॉर्मेशन मीडिया के लिए उपयुक्त थे? और इसी तरह मास्टर गू मोहुआ को ऐसे पेशेवर प्रश्न पूछते देख उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खोने से बचने के लिए अधिक लगन से समझाया। सबसे पहले संरचनाओं और आध्यात्मिक कलाकृतियों के बीच संबंध था। संरचनाएं, गोली, कलाकृति, रून। यद्यपि ये ताओ साधना में 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, वे पूरी तरह से स्वतंत्र या स्पष्ट रूप से पृथक नहीं हैं। जैसे जैसे दाव साधना विकसित हुई, विभिन्न दाव साधना उद्योग एक दूसरे के साथ मिल गए, विकसित हुए और विकसित हुए। इसमें गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मास्टर गू ने आह भरते हुए कहा, हालांकि मैं उन फॉर्मेशन मास्टर्स को कुत्ते फॉर्मेशन मास्टर्स कहकर कोसता हूं जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि फॉर्मेशन वास्तव में विभिन्न उद्योगों के साथ गहराई से एकीकृत होते हैं और उनका सबसे अधिक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग को ही लीजिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिफाइनिंग फनेस फॉर्मेशन का उपयोग करता है। कलाकृतियां परिष्कृत करने वालों द्वारा निर्मित आध्यात्मिक कलाकृतियां भी अधिकांशतः संरचनाओं को सम्मिलित करती हैं। बात बस इतनी है कि अलग अलग आध्यात्मिक कलाकृतियां अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग संरचनाओं का उपयोग करती हैं। शारीरिक साधकों के लिए उनकी आध्यात्मिक कलाकृतियों की आंतरिक संरचनाओं का उद्देश्य कलाकृतियों को सुदृढ़ करना है ताकि निकट युद्ध में मारकाट के लिए उनकी कठोरता या तीक्ष्णता बनी रहे, जैसे घाव तोड़ने वाला ब्लेड, तेज धातु वाला ब्लेड इत्यादि। कभी कभी विशेषता दमन के लिए विशेषता आत्मा संरचनाएं भी जोड़ी जाती हैं। उदाहरणों में शामिल है फ्लेम ब्लेड, आइस ब्लेड। आध्यात्मिक साधकों के लिए उनकी आध्यात्मिक कलाकृतियों में संरचनाएं अधिकांशतः मंत्रों के समान होती हैं। ऐसा लगता है जैसे दूसरों से लड़ते हुए आपने कोई अतिरिक्त मंत्र सीख लिया हो। हालांकि इन कलाकृतियों की संरचनाओं को केवल एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सक्रिय किया जा सकता है, आत्मा पत्थरों द्वारा नहीं।
इसके अलावा चूंकि संरचनाएं आध्यात्मिक कलाकृतियों के अंदर उत्कीर्ण हैं, वे बहुत सीमित हैं, इसलिए संरचनाओं की शक्ति भी काफी कमजोर हो गई है। और जो संरचनाएं की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकते हैं वे संरचना मीडिया प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं। मास्टर गू ने गंभीरता से कहा, फिर आगे बोले, इस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति एक जैसी प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसका साथ संरचनाओं के लिए संरचना माध्यम के रूप में मौजूद रहना है। इसमें फॉर्मेशन पैटर्न के साथ उच्चतम संगतता है। ये बिना किसी हानि या सीमाओं के संरचना की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता है। बात बस इतनी है कि इस प्रकार का फॉर्मेशन मीडिया फॉर्मेशन और फॉर्मेशन मास्टर दोनों पर बहुत अधिक निर्भर है। विभिन्न फॉर्मेशन मास्टर्स विभिन्न फॉर्मेशन विवरण बहुत भिन्न हो सकते हैं और फॉर्मेशन मीडिया के डिजाइन को मानकीकृत करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे उच्च जोखिम और अनिश्चित संभावनाओं के साथ उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस फॉर्मेशन मीडिया को परिष्कृत किया जाता है उसे वास्तव में आध्यात्मिक कलाकृति नहीं माना जा सकता, इसलिए अपेक्षाकृत कम ही कलाकृति शोधक इन पर शोध करने के इच्छुक हैं। जहां तक फॉर्मेशन मीडिया और फॉर्मेशन के बीच संबंध की बात है, विभिन्न प्रकार के निर्माणों के लिए अलग अलग निर्माण माध्यमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए फॉर्मेशन फ्लैग का उपयोग आमतौर पर टोही, गश्त, ताओवादी सैनिकों के युद्धक या जहाजों के दिशा निर्देशन के लिए किया जाता है। एरे प्लेट्स का व्यापक उपयोग होता है, मूल रूप से बड़े से लेकर छोटे सभी प्रकार के फॉर्मेशन को कवर करता है। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि किस फॉर्मेशन मीडिया का उपयोग करना है, तो एरे प्लेट बनाना हमेशा सही होता है। और वहां कई फॉर्मेशन बेस हैं। मास्टर गू ने अथक परिश्रम से मोहुआ को ये बातें विस्तार से बताईं। मोहुआ ने ध्यानपूर्वक सुना और ध्यानपूर्वक नोट्स लिए। इस दौरान दचुआन नामक एक शिष्य चाय डालने आया, फिर चुपचाप चला गया। मास्टर गू की बात समाप्त होने के बाद उन्हें अचानक एक प्रश्न याद आया। युवा गुरु, आप फॉर्मेशन मीडिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सीखने में रुचि रखते हैं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं यह नहीं सीख सकता। ओह ठीक है। मास्टर गू ने मोहुआ के छोटे शरीर पर नजर डाली, हथौड़ा चलाने में असमर्थ, और सिर हिलाया। तो फिर आप? मोहुआ ने कहा, मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूं। मास्टर गू की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं? कोई आश्चर्य नहीं। आप एक फॉर्मेशन मास्टर। मास्टर गू का दिल कांप उठा और उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। क्या वह फॉर्मेशन मास्टर्स के सामने उनके बारे में बुरी बातें बोल रहा था? मास्टर गू के मुंह के कोने फड़क उठे। मोहुआ अपरिवर्तित दिखाई दिया। मास्टर गू कुछ दोषी महसूस करते हुए खांसे और फिर धीरे से जोर देकर कहा, युवा स्वामी, मैं वास्तव में अभी आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। मास्टर गू, सब ठीक है, मोहुआ ने उदारता से कहा। यह देखकर कि मोहुआ वास्तव में इसे दिल पर नहीं ले रहा था, मास्टर गू ने अंततः राहत की सांस ली। यद्यपि वह ठीक से नहीं जानता था कि यह युवा स्वामी कौन है, लेकिन शांगुआन परिवार और गू परिवार दोनों से मुहरे और पत्र प्राप्त करने से पता चलता था कि उसके पास पर्याप्त समर्थन था, इसलिए वह नाराज नहीं हो सकता था। मास्टर गू मोहुआ को फिर से देखने से खुद को नहीं रोक सके। मोहुआ ने फिर पूछा, क्या मैं फॉर्मेशन मास्टर जैसा नहीं दिखता? मास्टर गू ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में नहीं। मोहुआ उत्सुक था, मेरे बारे में ऐसा क्या है जो ऐसा नहीं दिखता? मास्टर गू ने सोच समझकर उत्तर दिया, आमतौर पर फॉर्मेशन मास्टर्स इतने युवा नहीं होते हैं और आमतौर पर उनका स्वभाव खराब होता है, उनकी आंखें दिखावटी होती हैं, वे अधिक घमंडी या अहंकारी होते हैं। एक युवा, खुले विचारों वाले, अच्छे दिखने वाले और पसंद करने योग्य जूनियर फॉर्मेशन मास्टर के साथ यह वास्तव में उनकी पहली मुलाकात थी। बहुत दुर्लभ। मास्टर गू को अपनी प्रशंसा करते देख मोहुआ ने अपनी पिछली नाराजगी छोड़ दी। मास्टर गू ने एक क्षण विचार किया और फिर झुककर ईमानदारी से कहा, इस बार मैं गलत था, मेरे शब्द आपत्तिजनक थे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए युवा स्वामी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं माफी के तौर पर आपको शहर के एक रेस्तरां में आमंत्रित करता हूं। हुआ मुस्कुराया। यह मास्टर गू बहुत ही आगामी लग रहा था, लेकिन उसके पास समय कम था और बहुत देर हो चुकी थी। मोहुआ ने कहा, धन्यवाद गुरु गू, लेकिन मेरे संप्रदाय की छुट्टी की अवधि कम है और मुझे अपनी साधना पद्धति पर वापस लौटना है। अगर बाद में मेरे पास समय होगा तो मैं गुरु गू से कुछ मुद्दों पर परामर्श करने आऊंगा और आशा करता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन देने में संकोच नहीं करेंगे।
मास्टर गू ने उसे कई बार आमंत्रित किया, लेकिन ये देखकर कि मो हुआ जाने के लिए दृढ़ था, उसने आगे दबाव नहीं डाला और कहा, जब आप अगली बार आएंगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका स्वागत अच्छे से हो। धन्यवाद मास्टर गू। मो हुआ जाने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि दा चुवान नाम का शिष्य दूरी पर खड़ा था, जो कुछ चिंतित लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जरूरी काम था, लेकिन वह बीच में बोलने से हिचकिचा रहे थे और काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मास्टर गू ने भी दा चुवान को देखा और उसे बुलाकर पूछा, क्या बात क्या बात? दा चुवान ने उत्तर दिया, गुरुजी, भट्ठी फिर टूट गई है। मास्टर गू ने भौहें चढ़ाई और कहा, अगर यह टूट गया है तो इसे बदल दो। क्या हमारे पास ज्यादा भट्टियां नहीं हैं? दा चुवान ने कड़वाहट से कहा, कलाकृतियों का शोधन आधा हो चुका है, अब हम बदलाव नहीं कर सकते। अगर हम बदलाव करते हैं तो अंदर का भ्रूण क्षतिग्रस्त हो सकता है और भट्टी को दोबारा जलाने पर और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स खर्च होंगे। मास्टर गू ने पूछा, ये कहाँ टूटा है? दा चुवान ने उत्तर दिया, पहले की तरह ही, ये समय के साथ उपयोग किए जाने से है, संरचना पुरानी हो गई है। मास्टर गू की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। ये देखकर मो हुआ ने कहा, मुझे भी देख लेने दो। मास्टर गू ने उनके साथ कलाकृतियों को परिष्कृत करने का बहुत सारा ज्ञान साझा किया था, जो उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। उनकी ओर से यह छोटा सा प्रयास एहसान चुकाने का एक तरीका होगा, और इससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर मास्टर गू से मदद मांगना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जब वह वहां पहुंचा तो उसने ये सब कुछ देखा था। रिफाइनरी शॉप में प्रयुक्त कलाकृति भट्टियां बहुत पुरानी थीं तथा संरचना पैटर्न बहुत उन्नत नहीं थे, वह उन्हें अपनी आंखें बंद करके भी बना सकता था। मास्टर गू ने मोहुआ की ओर देखा लेकिन झिझक गए। यह एक द्वितीय श्रेणी मध्यस्तरीय संरचना है। कोई बात नहीं, मोहुआ ने कहा, मुझे सेकंड ग्रेड मिडिल लेवल फॉर्मेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। मास्टर गू को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है कि आप द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय संरचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं? फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में एक साधक द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय संरचनाओं को कैसे बनाना सीखेगा। वह कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं था, लेकिन वह अज्ञानी भी नहीं था। आत्मविश्वास से लबरेज मोहुआ ने दा चुवान की ओर मुड़कर कहा, रास्ता दिखाओ और चलो देखते हैं। दा चुवान मुश्किल में था। उसने मोहुआ की तरफ देखा, फिर मास्टर गू की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मास्टर गू ने आह भरी, सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलिए देखते हैं। ये केवल द्वितीय श्रेणी की कलाकृति भट्ठी थी। सबसे खराब स्थिति में यदि मरम्मत के दौरान इसे और अधिक नुकसान पहुंचा तो इसकी वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा। हालांकि जब वे सामने के आंगन में पहुंचे और टूटी हुई कलाकृति भट्ठी को देखा तो मास्टर गू ने अभी भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भट्ठी को नष्ट कर दिया गया था तथा अधिकांश संरचना पैटर्न फीके पड़ गए थे। समस्या वास्तव में संरचना में थी, लेकिन चूंकि आर्टिफैक्ट फनेस को तीव्र आग के संपर्क में लाया गया था, इसलिए इसकी भीतरी दीवार ध्वस्त होने के बाद भी लाल गर्म चमक रही थी और साधारण द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन पेन इस तापमान को सहन नहीं कर सकते थे। वे आर्टिफैक्ट फनेस के स्वाभाविक रूप से ठंडा होने के लिए केवल 1 से 2 घंटे तक प्रतीक्षा कर सकते थे, अन्यथा फॉर्मेशन तैयार नहीं किया जा सकता था। युवा मास्टर, शायद हमें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। ये मास्टर गू अपनी बात आधी ही कह पाए थे कि अचानक वे स्तब्ध होकर रुक गए। उसने देखा कि मोहुआ ने आध्यात्मिक स्याही की एक बोतल निकाली और बिना कलम का उपयोग किए उसके छोटे हाथ के एक झटके से लाल अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक स्याही बोतल से एक छोटे सांप की तरह अपने आप बाहर निकल आए। फिर मोहुआ के एक और इशारे के साथ आध्यात्मिक स्याही ने हवा में एक घुमावदार रास्ता बनाया और अंततः कलाकृति भट्ठी की लाल गर्म दीवार पर पहुंच गई। अपनी उंगलियों से कुछ और कुशलतापूर्ण हरकतें करने के बाद शीघ्र ही 16 पैटर्नों वाली द्वितीय श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना स्पष्ट रूप से आर्टिफैक्ट फनेस पर प्रकट हुई और संरचना पैटर्न चुस्त और सावधानीपूर्वक बनाए गए थे, उनमें जरा भी विचलन नहीं था। आसपास के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स, चाहे उनकी उम्र, खेती या अनुभव कुछ भी हो, सभी अचंभित रह गए। उस क्षण तो वे सभी अचंभित रह गए। क्या फॉर्मेशन मास्टर इसी तरह काम करता है? क्या संरचनाएं इस तरह बनाई जाती हैं? फिर भी मोहुआ ने, मानो उसने अभी अभी कोई मामूली काम किया हो, बची हुई आध्यात्मिक स्याही इकट्ठी की, हाथ हिलाया और विदा ली। मैं अब विदा लेता हूँ। मास्टर गू ने लगभग खाली भाव से सिर हिलाया, यहां तक कि मोहुआ को विदा करना भी भूल गए। जब मोहुआ काफी दूर तक चला गया तब उसे होश आया।
मास्टर गू ने मोहुआ की विदा होती हुई आकृति को देखा, सोच में डूबे हुए। आखिर यह युवा मास्टर कौन है? उनकी फॉर्मेशन तकनीक हालांकि समझ से परे है, ये काफी चौंकाने वाली है। वह ईमानदारी से व्यवहार करते हैं और स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि से आते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये संभव है। मास्टर गू ने गहरी सांस लेते हुए अपने आसपास के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स और प्रशिक्षुओं की ओर देखा। मुझे अपने पीछे आने वाले इन लोगों को कुछ पाने की आकांक्षा देनी है। मैं उन्हें इस उजाड़ और दूरस्थ एकांत पर्वतीय शहर में अपने साथ बर्बाद नहीं होने दे सकता। अल्पविराम। अंधेरा हो चला था। मोहुआ अकेले गाड़ी में बैठा था और सोलिटरी माउंटेन सिटी छोड़ने के लिए सड़क पर चल पड़ा। उसे रात में यात्रा करनी पड़ी। इतनी कम छुट्टी के बाद भी उन्हें लॉर्ड येलो माउंटेन के दर्शन करने जाना था, इसलिए आराम करने का समय नहीं था। आखिरकार रात में यात्रा करना आमतौर पर सुरक्षित था क्योंकि यह मुख्य सड़क से होकर गुजरता था। खतरे की स्थिति में रात का आवरण उसे अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मोहुआ को सोलिटरी माउंटेन सिटी की कुछ बातें अजीब लगीं। तीसरे दर्जे के एक अमर शहर में इतने कम स्वर्णिम कोर साधक क्यों हैं? और यह इतना वीरान क्यों लगता है? लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके पास गहराई से पूछताछ करने का समय नहीं था। शायद अगली बार उन्हें और अधिक जानकारी मिल सके। फिलहाल उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए मोहुआ मुख्य सड़क के साथ साथ घूमकर कुशान पर्वत पर स्थित जीर्ण शीर्ण मंदिर की ओर बढ़ गया, जहां भगवान येलो माउंटेन रहते थे। रात गहरी थी, पहाड़ अस्पष्ट थे। ये खतरनाक लग रहा था, फिर भी यात्रा शांतिपूर्ण थी। 1 घंटा और वह कुशान पर्वत पर पहुंच जाएगा, जहां वह भगवान पीले पर्वत से मिल सकता था। लेकिन जब वह एक अन्य अमर शहर से गुजर रहा था, मोहुआ को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि आसपास कुछ हुआ है। हाँ, जुबान क्या हो सकता है? मोहुआ ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गाड़ी के बाहर देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। गाड़ी सड़क पर चल रही थी। बाईं और थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा अमर शहर था और दाईं ओर एक बंजर पहाड़। मोहुआ ने नीचे जाकर देखने का निर्णय लेने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाए। उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, फिर कूदकर उतर गए, घोड़े को पास में बांध दिया और कार्य कारण के अज्ञात सूत्रों को समझते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर दिया। खून का एक निशान और हत्या के इरादे का हल्का सा संकेत। मोहुआ ने खुद को छुपा लिया और चुपचाप कमजोर पगडंडी पर चलते हुए दाईं ओर बंजर पहाड़ की ओर बढ़ गया। जमीन सूखी घास और घने कांटों से ढकी हुई थी। ऊबड़ खाबड़ चट्टानें पैरों के नीचे असुविधाजनक थीं। 30 मिनट चलने के बाद मोहुआ को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह रुक गया। वह नीचे झुका और जमीन की ओर देखने लगा। उसकी नजरें थोड़ी भारी थीं। जमीन पर खून के निशान थे जो अभी तक सूखे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी गिरा है। चट्टानें अस्तव्यस्त ढंग से बिखरी हुई थीं, मानो कोई अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। हवा में खून की हल्की गंध फैली हुई थी, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति की क्षीण उपस्थिति भी महसूस हो रही थी। ये था। मोहुआ का दिल ठंडा हो गया। क्या किसी का शिकार किया जा रहा है? और कारणात्मक सूत्र कुछ हद तक उदास और कुछ हद तक परिचित भी थे। मोहुआ ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी गणना शुरू की, और फिर वह हैरान रह गया। एक क्षण के लिए वह उस बंजर पहाड़ की अंधेरी रात में काले वस्त्र पहने 2 आकृतियों को एक युवक का पीछा करते हुए देख रहा था। ठंडी चांदनी से ब्लेड ठंडी चमक रहा था। युवक के शरीर से खून बह रहा था। ये छवि सामने आई। जब मोहुआ ने दोबारा देखा तो सारा प्रकाश और छाया बिखर गए और शून्य में विलीन हो गए। युवक। मोहुआ की आंखों में एक विचारशील भाव प्रकट हुआ और फिर उसने अपना चेहरा छिपाते हुए अपना पीछा जारी रखा। खून के धब्बों और आभा का पीछा करते हुए वह कई मील तक चला और संकरे पहाड़ी रास्ते से निकलकर अचानक विशाल परिदृश्य में पहुंच गया। लेकिन हवा में खून की गंध तेज हो गई थी। आध्यात्मिक शक्ति की अवशिष्ट उपस्थिति भी अधिक स्पष्ट थी। स्पष्टतः भयंकर युद्ध हुआ था। मोहुआ के दिल में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से उस इलाके को छान मारा। उसने थोड़ी ही दूर आगे एक ढलान पर खून का एक बड़ा धब्बा देखा। जमीन टूटी हुई थी और कुछ जमीन धंसी हुई थी। वहां आध्यात्मिक कलाकृतियों के प्रयोग और मंत्रों के जलने के भी निशान थे। यदि मोहुआ का अनुमान सही था, तो अपनी जान बचाकर भाग रहे युवक को इस चौड़ी पहाड़ी ढलान पर काले कपड़े पहने लोगों ने पकड़ लिया था। लड़ाई और संघर्ष के बाद युवक को काले कपड़े पहने कल्टीवेटर ने परास्त कर लिया और उसे पकड़ लिया। वह अभी भी जीवित होना चाहिए, या कम से कम अभी तक मरा नहीं हूं।
अन्यथा घटनास्थल पर सिर्फ खून के धब्बे नहीं बल्कि एक शरीर या कम से कम मांस के टुकड़े ही बचे रहेंगे। पकड़ लिया गया लेकिन अभी तक मारा नहीं गया, पास ही होना चाहिए। मोहुआ की नजरें गहरी हो गईं, उसकी पुतलियां गहरी हो गईं, जैसे ही उसने अपनी दिव्य अनुभूति को उसकी सीमा तक बढ़ाया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें चमक उठीं। पास में ही एक गुप्त गुफा थी, अंदर कई अस्पष्ट आभाएं थीं। मोहुआ ने -5 एलिमेंट स्टील्थ स्किल का प्रयोग किया, जिससे उसकी आभा आसपास की पृथ्वी, लकड़ी और चट्टानों के साथ विलीन हो गई, तथा उसके कदम शांत हो गए क्योंकि वह गुफा के करीब पहुंच गया था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, अंदर सचमुच हलचल होने लगी और आभा स्पष्ट होती गई। वहां 3 लोग थे, सभी फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में थे। अंदर से पूछताछ की आवाजें आ रही थीं। तुम छोटे कमीने, लानत है। तुम्हें यहां किसने भेजा? बोलना, लानत है, जल्दी करो और कुछ बोलो। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? वास्तव में आपका लक्ष्य क्या है? तुमने वास्तव में क्या देखा? अल्पविराम। इसके बाद कोढ़ों और यातनाओं की आवाजें गूंजने लगीं। थोड़ी देर बाद एक युवा आवाज कमजोर सांसों के साथ असंबद्ध शब्दों में बोली, मुझे पता नहीं, खांसी। मोहुआ चौंक गया। यह आवाज बहुत परिचित थी। वह धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, अंदर झांका और पाया कि अंदर मंद रोशनी थी। एक युवक बंधा हुआ था, उसका चेहरा खून से लथपथ था। 2 काले कपड़े पहने किसान, जिनके चेहरे ढके हुए थे, उनकी निगाहें क्रूर थीं। वह युवक, मोहुआ ने कुछ देर तक देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि वह हैरान है। ये वास्तव में उनके सह शिष्यों में से एक था, हाओ जुवान। ताइक्सू गेट पर एक ही समूह में कई शिष्य थे और मोहुआ उन सभी को नहीं जानता था, लेकिन उस पर हाओ जुवान का प्रभाव था। वे एक ही शिष्य निवास से थे और यद्यपि वे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, फिर भी उनके चेहरे परिचित थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। हाओ जुवान हमेशा अपने फॉर्मेशन असाइनमेंट समय पर पूरा करता था, बहुत गंभीर और सम्मानजनक था और दूसरों के साथ दयालुता से पेश आता था। मुख्य बात यह है कि उन्होंने मोहुआ को जूनियर ब्रदर कहा था और उसने पहले भी मोहुआ को चिकन लेग्स खिलाए थे। वह उनमें से एक था। अब कभी मिलनसार रहे हाओ जुवान घावों से भरे हुए थे, उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। काले कपड़े पहने 2 किसानों ने उससे पूछताछ जारी रखी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाओ जुवान वास्तव में कुछ नहीं जानता था और कुछ भी नहीं कह सकता था। तब दोनों काले कपड़े पहने किसानों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका मुंह नहीं खुलवाया जा सकता। हम क्या करें? कैसा रहेगा? उनमें से एक ने अपने हाथों से ऐसा इशारा किया जैसे कि वह कोई ब्लेड पकड़े हुए हो, और उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा भर गई। मोहुआ घबरा गया। काले कपड़ों में इन दोनों की पहचान क्या थी? ताइक्सू गेट कुलीन परिवार के प्रत्यक्ष वंश के शिष्य, और फिर भी वे इतनी लापरवाही से हत्या की बात करते हैं। हाओ जुवान की पुतलियां कांप उठीं और एक सांस के साथ उसने आग्रह किया, मैं कियान राज्य से हाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंश से हूँ। मेरे माता पिता दोनों स्वर्गीय स्वर्णकोर चरण में हैं और उनके पूर्वज स्वर्ग शून्य क्षेत्र में हैं। मैं एक सीधे वंश के कुलीन परिवार का बेटा हूँ। आप? काले कपड़े पहने एक आदमी ने व्यंग्य किया। बस इतना ही? कौन नहीं है? दूसरे काले कपड़े पहने किसान ने तुरंत अपने साथी को थप्पड़ मार दिया और तीखे स्वर में बोला, चुप रहो। काले कपड़े पहने पहले किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना चेहरा ढक लिया, उसका रंग पीला पड़ गया, वह आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाओ जुवान को भी समझ आ गया, उसकी आंखें भय से भर गईं, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। चुप होने वाला है। वे, इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, काले कपड़े पहने एक किसान ने चाकू उठा लिया, जिसकी धार अशुभ रूप से चमक रही थी। तभी गुफा के प्रवेश द्वार से एक तीखी चीख आई। आह! ये चीख बहुत भय से भरी हुई लग रही थी। तभी कोई व्यक्ति पूरी गति से भागने लगा। जैसे जैसे वे दूर भागते गए, उनके कदम धीमे होते गए। गुफा के अंदर मौजूद कुछ लोग दंग रह गए। उठा हुआ कसाई का चाकू भी रुक गया। काले कपड़े पहने आदमी गुस्से से चिल्लाया, कोई है वहां? उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया? क्या उसने हमारी सारी बातें सुनी? क्या वह भाग गया? काले कपड़े पहने एक किसान गुस्से से चिल्लाया, धिक्कार है, जल्दी से उसके पीछे जाओ। खबर लीक मत होने दो। ठीक है। काले कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति ने अपनी चाल ढाल तकनीक का प्रयोग किया और गुफा के बाहर उसका पीछा किया। लेकिन वह अभी ज्यादा दूर तक नहीं भागा था कि अचानक गुफा के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि कुछ विस्फोट हुआ हो। उसके बाद एक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। गुफा में रहने वाले साधक की पुतली सिकुड़ गई।
क्या हुआ? क्या चल रहा है? वह उस व्यक्ति का नाम चिल्लाना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह तक पहुंच गए और उसने उन्हें फिर से निगल लिया। वह जानकारी को किसी से छिपा नहीं सकता था। वह अपनी पहचान उजागर नहीं कर सका। वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात गहरी थी और जंगल शांत था। केवल कभी कभार रात में जागने वाले किसी उल्लू की चीख ही रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। काले कपड़े पहने किसान की भौहें अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर जीवन मरण का संकट मंडरा रहा है, जिसके कारण वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर स्थिर दृष्टि से देखता रहा। उसकी अभिव्यक्ति सतर्क थी और उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी गुफा से नहीं हटी। उसे डर था कि अगर उसने एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान खो दिया तो कोई गुफा में घुसकर उसकी जान ले लेगा। लेकिन ये गतिरोध उनके दिमाग पर बहुत भारी पड़ रहा था। काले कपड़े पहने साधक को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी गहरी अंधेरी रात के साथ युद्ध कर रहा हो। हर जगह खतरे मंडरा रहे थे। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर जाकर देखना चाहता था। काले कपड़े पहने साधक ने अपनी लार निगल ली और दर्द से भरे कदम उठाते हुए धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। लेकिन उसकी निगाहें बाहर की घनी अंधेरी रात पर ही टिकी थीं और उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन का कोई ध्यान नहीं था। जब वह गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठी। हर जगह खून बिखरा हुआ था। काले कपड़े पहने साधक के पैर सुनहरे संरचना के प्रकाश से कट गए, उनसे बहुत अधिक खून बहने लगा, उसकी नसें पूरी तरह से कट गईं। काले कपड़े पहने साधक की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। मध्य स्तरीय संरचना, ये कब? इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, दर्द तुरंत फैल गया। काले कपड़े पहने साधक चीख उठा और फिर उसके पैर टूट गए। उसका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद आग भड़क उठी। एक के बाद एक आग के गोले रात को चीरते हुए लगातार उस पर बमबारी करते रहे। काले वस्त्रधारी साधक ने यथाशक्ति संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर संरचना की घातक शक्ति, अग्नि के गोलों के निरंतर विस्फोटों और अग्नि आध्यात्मिक शक्ति से होने वाली जलन का सामना नहीं कर सका। उसकी चोटें लगातार गंभीर होती गईं। निरंतर विनाश की एक अज्ञात अवधि के बाद काले वस्त्रधारी साधक की सांस धीरे धीरे कमजोर हो गई और अंततः समाप्त हो गई। काले कपड़े पहने किसान की मृत्यु हो गई और वह एक लाश बन गया। फायरबॉल्स एक क्षण के लिए रुक गए, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। फिर आग फिर से भड़क उठी, लगातार भड़कती रही। काले कपड़े पहने किसान के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। घोर अंधेरी रात में एक छिपी हुई गुफा में काले कपड़े पहने उस अनाम किसान का शरीर विस्फोटक लपटों में जलता रहा। हाव जुबान का चेहरा राखसा हो गया। एक संरचना के साथ हत्या, आग के गोले के साथ खाल उधेड़ना, छाया में छिपना, निर्दयी और क्रूर। ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? बहुत क्रूर। अचानक फायरबॉल तकनीक बंद हो गई। गुफा भी शांत हो गई। हाव जुबान को तब एहसास हुआ कि इस गुफा में केवल वही जीवित बचा था। और यद्यपि वह देख नहीं सकता था, फिर भी परछाई में से कुछ उसे देखने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हाव जुबान की निगाहें भय से भर गईं, उसके अंग ठंडे पड़ गए, वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। मत आओ, यहां मत आओ। लेकिन छाया लगातार करीब आती जा रही थी। अंधेरे में मंडराती दमनकारी भावना और प्रबल हो गई। जैसे ही हाव जुबान का डर चरम पर पहुंचा, उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। अचानक उसके सामने एक नीची परछाई प्रकट हुई। फिर छाया धीरे धीरे ठोस हो गई और एक मानव आकृति प्रकट हुई, जिससे एक प्यारा सा चेहरा प्रकट हुआ। हाव जुबान, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। मोहुआ ने एक मासूमियत भरी मीठी मुस्कान प्रदर्शित की। हाव जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर पूरी तरह से चकित हो गया। उस क्षण उसे संदेह हुआ कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, चाहे वह काले कपड़े पहने साधक थे जो उसका शिकार कर रहे थे या मोहुआ जो उसे बचा रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सूरज की रोशनी में जागा हो, शिष्य निवास में बिस्तर पर लेटा हो और फिर अनिच्छा से कक्षा में गया हो। हाव जुबान ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोला। यह कोई सपना नहीं था। रात अभी भी गहरी थी। पहाड़ों में ठंड अभी भी तीव्र थी। उसके माथे से खून उसकी आंखों में टपक रहा था, जिससे उनमें बहुत तेज जलन हो रही थी, और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था तथा उसे बांधने वाली जंजीरें भी उसके मांस को काट रही थीं। पहले उसके सिर के ऊपर छाने वाली सफेद ठंडी ब्लेड जैसी रोशनी अभी भी उसकी स्मृति में ताजा थी। ये सचमुच मौत से सामना था।
हाओ जुवान काफी देर तक स्तब्ध रहा, मोहुआ को घूरता रहा, उसकी आंखें अचानक आंसुओं से भर आईं। मोहुआ, उसने मोहुआ की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी प्रिय पारिवारिक सदस्य को देख रहा हो। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी इतना कष्ट नहीं सहा था, लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। अल्पविराम। मोहुआ ने हाओ जुवान की जंजीरें खोल दी और उसे एक गोली खिला दी जिससे चोटें ठीक हो गईं, रक्तस्राव बंद हो गया और ऊर्जा का पोषण हुआ। उनकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं और उनकी सांस भी स्थिर हो गई। हाओ जुवान ने अंततः राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं यहीं मर जाऊंगा। मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारे पास वह रून नहीं है जो जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, सुनहरे प्रकाश से चमकता है? हाओ जुवान दंग रह गया, विशेष अनंत जीवन रून। ओह! मोहुआ ने सिर हिलाया। उसने अभी अभी हाओ जुवान को ये कहते सुना था कि वह हाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंश से है, जिसका पूर्वज स्वर्ग शून्य क्षेत्र में है। हाओ जुवान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, इतना कीमती रून, मैं इसके लायक कहाँ हो सकता हूँ? स्वर्ग शून्य क्षेत्र में वास्तव में मेरा एक पूर्वज है, लेकिन पूर्वज के कई वंशज हैं, जैसे मेरे परपोते। जब तक मेरी आध्यात्मिक जड़ स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण से जूझती नहीं है, मेरा संविधान प्राचीन को चौंकाता है और वर्तमान को प्रकाशित करता है। या जब तक मेरा रक्त विशेष नहीं है, पूर्वजों की रेखा की एकमात्र निरंतरता, मेरी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अन्यथा पूर्वज मेरे लिए कभी भी एक विशेष अनंत जीवन रून नहीं लगाएंगे। इस तरह के रून का उपयोग करने से व्यक्ति की ताओ साधना की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। एक स्वर्ग शून्य पूर्वज अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही साधना कर सकता है। अतः जब तक उनका अंत निकट न हो या वे अपनी ताओ साधना यात्रा में पूरी तरह से आशा खो न दें, वे स्वेच्छा से अपने मूल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे और अपने वंशजों के लिए ऐसा चुनौतीपूर्ण विशेष अनंत जीवन रून नहीं गढ़ेंगे। विशेष अनंत जीवन रून, ये वास्तव में अनंत जीवन नाम के अनुरूप है। ये व्यावहारिक रूप से एक अतिरिक्त जीवन पाने के बराबर है। मोहुआ ये सुनकर चौंक गया। वह जानता था कि विशेष अनंत जीवन रून मूल्यवान है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह इतना अमूल्य है। तारांकन। एक स्वर्ग शून्य साधना मूल एक वंशज के जीवन के लिए आदान प्रदान किया। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसके विचार उसके कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन की ओर मुड़ गए। जब वे ली माउंटेन सिटी के बाहर थे, तो उसके कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन ने उसे बचाने के लिए और उसके अधीन संत वारिस और गोल्डन कोर दानव कल्टीवेटर्स के समूह का सामना करने के लिए अपने विशेष अनंत जीवन रूनों को तोड़ दिया था। तारांकन। उनके विशेष अनंत जीवन रून्स के नष्ट हो जाने पर भविष्य में उनका क्या होगा? तारांकन। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने अपने जीवन रक्षक ताबीज खो दिए हैं? तारांकन। इतने अनमोल ताबीज एक बनाना तो पहले से ही एक दुर्लभ फिजूल खर्ची थी। यह असंभव था कि कोई भी स्वर्गीय शून्य पूर्वज उनके लिए दूसरा ताबीज बनाएगा। तारांकन। मोहुआ ने गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। मुझे आशा है कि मेरे छोटे भाई और छोटी बहन ठीक होंगे। हाओ जुवान को ये गलतफहमी हुई कि मोहुआ उसके बारे में चिंतित है, इसलिए वह बहुत दुखी हुआ और उसने उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मोहुआ ने जवाब दिया, मम, जब तक आप ठीक हैं। हाओ जुवान ने एक क्षण सोचा और फिर गंभीर भाव धारण कर मोहुआ से गंभीरतापूर्वक कहा, मोहुआ, तुमने मेरी जान बचाई। अब से तुम मेरे पक्के भाई हो। मोहुआ ने उसे आश्वस्त किया, यह ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, इस पर अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि हाओ जुवान हठपूर्वक दृढ़ रहा। थोड़ी देर बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने हैरानी से पूछा, वैसे छोटे भाई, क्या वे दो काले कपड़े पहने साधक ही थे जिन्हें तुमने मारा था? तुम कब इतने शक्तिशाली हो गए? मैंने सोचा था कि आप केवल फॉर्मेशन में ही अच्छे हैं। मोहुआ ने पलकें झपकाईं और आह भरी। दरअसल मेरी साधना काफी कमजोर है, मैं उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं बस पहले से ही एक संरचना तैयार कर पाया था और क्रूर बल का सामना करने के लिए रणनीति अपनाई थी। इस तरह मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं उन दोनों से निपट पाया। फिर मोहुआ ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की, अब इसके बारे में सोचकर मुझे अभी भी थोड़ा डर लगता है। हाओ जुवान ने सिर हिलाया, तो यह ऐसा था। लेकिन कुछ देर तक सिर हिलाने के बाद वह अचानक ठिठक गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जरा रुको, उस आदमी की मौत फायरबॉल तकनीक से हुई थी। उसके मरने के बाद तुम भी। तारांकन। लाश को दंडित करने के लिए फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तारांकन।
कितना निर्दयी। तारांकन। और तकनीक इतनी कुशल, इतनी सुनियोजित थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यह भाग्यवश किया गया हो। तारांकन। मुंह हुआ एक पल के लिए ठिठक गया, फिर गंभीर भाव से हाव जुबान के कंधे पर थपथपाया और कहा, यह तुम्हारी कल्पना है। तुम घायल और भ्रमित थे, इसलिए तुमने इसे गलत देखा होगा। दोनों की मौत फॉर्मेशन के कारण हुई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाव जुबान पूरी तरह से भ्रमित दिखाई दिया। क्या मैं भ्रमित था? तारांकन। उसकी प्रतिक्रिया देखकर महुआ ने तुरंत विषय बदल दिया। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। वैसे वो दोनों लोग तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे? कौन थे वो? हाव जुबान का ध्यान सफलतापूर्वक बंध गया। एक पल सोचने के बाद वह अचानक बोल पड़ा, और भी हैं अन्य। महुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जिसका पीछा किया जा रहा है? हाव जुबान ने तत्काल कहा। महुआ की भौहें सिकुड़ गईं। आखिर हुआ क्या? हाव जुबान ने समझाना शुरू किया। हम पांचों, जिनमें चेंग मू और सीटू जियान भी शामिल थे, ने एक इनाम मिशन लिया था और उसे पूरा करने के लिए पास के अमर शहर में गए थे। काम खत्म करने के बाद हमने साथ लौटने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही हम एक सुनसान पहाड़ से गुजरे, हमें संदिग्ध किसानों का एक समूह दिखाई दिया। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, बोरे उठाए हुए थे और बक्से धकेल रहे थे किसी अनजान चीज की ओर। उन्हें संदिग्ध पाते हुए हमने गुप्त रूप से उनका पीछा करने का निर्णय लिया। उन्हें हमें देखने में ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके हाव भाव एकदम बदल गए। सबने तलवारें और हथियार निकाल लिए और हम पर हमला कर दिया। हमने कुछ देर तक उनसे लड़ाई की, लेकिन हम संख्या में कम और परास्त थे। हमारे पास तितर बितर होकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भागने से पहले मुझे एक झलक मिली, उन बोरों और बक्सों के अंदर की झलक जो वे ले जा रहे थे। हाव जुबान रुका, फिर ठंडे स्वर में बोला, वे लोगों से भरे हुए थे। लोग। महुआ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर, मानो कुछ याद आ गया हो, उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसके चेहरे पर ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। एक बार फिर, मानव तस्कर। तारांकन। मार का चित्रण। अब हमें क्या करना चाहिए? हाव जुबान ने सहजता से महुआ की ओर देखा। महुआ ने एक पल सोचा और कहा, पहले चलो चेंग मू और बाकियों को ढूंढते हैं। उनका अभी भी शिकार हो रहा होगा। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे, तो मुझे डर है कि उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। लेकिन, हाव जुबान ने कमजोरी से कहा, हम सिर्फ 2 ही हैं। वे मानव तस्कर कम से कम 20 या उससे ज्यादा। क्या आपने मदद के लिए कॉल भेजने के लिए ताइक्सू टोकन का इस्तेमाल किया था? महुआ ने पूछा। हाव जुबान ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। मैंने इसे भेजा तो था, लेकिन ये बेकार था। ये जगह एक निर्जन स्थान है, मूल चुंबक बहुत कमजोर है, हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील है, और हम संप्रदाय से कुछ दूर हैं। मदद के लिए पुकार, शायद बाहर न जाए। उसके शब्दों से महुआ आश्चर्यचकित हो गया और उसने भी ताइक्सू टोकन आजमाया। उन्होंने पाया कि वास्तव में मूल चुंबक की शक्ति कमजोर थी, चुंबकीय पैटर्न गड़बड़ा गया था, और ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता था। इससे पहले जब वह मिशन पर गया था, तो उसने कभी मदद के लिए पुकारा नहीं था। वह नहीं जानता था कि ताइक्सू टोकन की संदेश भेजने की क्षमता पर ऐसी सीमाएं थीं। महुआ ने फिर अंकल गू द्वारा दिए गए लेटर टोकन को आजमाया। अक्षर धुंधले थे, टिमटिमाते हुए जल रहे थे। मूल चुंबक ने स्पष्ट रूप से देरी की। उसे नहीं पता था कि संदेश भेजा गया था या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ताइक्सू टोकन से बेहतर था। महुआ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे मोटे तौर पर समझ आ गया। ताइक्सू टोकन के अंदर का फॉर्मेशन ज्यादा उन्नत तो था, लेकिन साथ ही बहुत जटिल भी था। संदेश भेजना तो बस उसका एक बुनियादी काम था, इसलिए वह विशेष लेटर टोकन जितना प्रभावी नहीं था। और ताइक्सू टोकन के भीतर फॉर्मेशन को एक कोर फॉर्मेशन पिवट द्वारा नियंत्रित किया गया था। कोर फॉर्मेशन पिवट ताइक्सू गेट के प्रवेश द्वार पर स्थित था। प्रवेश द्वार के जितना करीब होगा, ताइक्सू टोकन का मूल चुंबक संकेत उतना ही बेहतर होगा। एक बार दूर होने पर चुंबकीय प्रवाह कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा, अब वे कियानिक्स्यू राज्य की राज्य सीमा से बाहर थे। राज्य सीमा से अलग होने के कारण ताइक्सू टोकन और लेटर टोकन दोनों की कार्यक्षमता गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी। इसका उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। लेकिन चाहे जो भी हो, मदद के लिए संदेश तो भेजना ही था। इसलिए महुआ ने निम्नलिखित संदेश भेजा। अंकल गू, मानव तस्कर, 20 से अधिक लोग, जियाओयुन शहर के बाहर जंगल में। उसके बाद महुआ ने खुद को और अधिक चिंतित नहीं किया।
मदद मांगना एक ऐसी चीज है जिसे आजमाया जा सकता है, लेकिन इस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। मो हुआ ने हाओ जुवान से पूछा, चेंगमू और अन्य लोग किस रास्ते से भागे? हाओ जुवान ने एक पल सोचा और एक दिशा की ओर इशारा किया। वे पश्चिम की ओर पहाड़ी की ओर भागे। मो हुआ ने उस पहाड़ी की ओर देखा। रात गहरी और काली थी, उस ओर खोजने में कितना समय लगेगा ये पता नहीं था। मो हुआ ने हाओ जुवान से पूछा, आपकी चोटें कैसी हैं? हाओ जुवान ने कड़वाहट से कहा, मैं आपके साथ जा सकता हूं, लेकिन मैं शायद अपने हाथ नहीं हिला पाऊंगा, इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मो हुआ ने कहा। उसे कार्रवाई करने के लिए हाओ जुवान की आवश्यकता नहीं थी। हाओ जुवान की साधना को देखते हुए इतने सारे विरोधियों के साथ अभिनय का अधिक उपयोग नहीं होगा। बस रास्ता बताना ही काफी होगा। दोनों ने रवाना होने की तैयारी की, लेकिन ऐसा करने से पहले मो हुआ गुफा में दो काले कपड़े पहने साधकों की एक बार फिर जांच करना चाहता था और उनके चेहरे को देखने के लिए उनके शरीर की तलाशी लेना चाहता था। वह उन तस्करों की पहचान जानना चाहते थे जिन्होंने कियानिक्सुए राज्य की सीमा के पास किसानों को बेचने का साहस किया था। गुफा में काले कपड़े पहने साधकों के पैर गोल्ड ब्लेड फॉर्मेशन द्वारा काट दिए गए थे और मोहुआ की फायरबॉल तकनीक द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया था। उनके शरीर झुलस गए थे, लेकिन मोहुआ की फायरबॉल तकनीक ने जानबूझकर उनके चेहरों को नजरअंदाज कर दिया ताकि कोई सुराग पीछे छूट जाए। गुफा में रोशनी मंद थी। काले कपड़े पहने किसान जमीन पर पड़ा था, उसका दम घुट चुका था। मोहुआ करीब आया, अपना मुखौटा उठाया और उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। काले कपड़े के नीचे सड़ते हुए मांस से सना एक चेहरा था जो दिखने में अस्पष्ट था, यहां तक कि खून भी गंदा और काला था। ये है। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, कुछ क्षण के लिए ध्यानपूर्वक जांच की, कुछ अविश्वास में। राक्षसी ख्यूई। इस काले वस्त्रधारी साधक ने मृत्यु से पहले अपनी राक्षसी ख्यूई को मुक्त कर दिया, जिससे उसके मांस और रक्त में खराबी आ गई, उसकी आकृति धुंधली हो गई तथा उसकी आध्यात्मिक शक्ति दूषित हो गई। ये सब पहचाने जाने से बचने के लिए किया गया। मो हुआ जल्दी से गुफा के बाहर चला गया। एक अन्य काले वस्त्रधारी साधक गुफा के बाहर मृत पड़ा था, जिसे पृथ्वी अग्नि संरचना ने मार डाला था। उसका शरीर भी राक्षसी ख्यूई द्वारा क्षत विक्षत हो गया था तथा सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गया था। मो हुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। मरना, फिर अपने शरीर को नष्ट करना, आध्यात्मिक शक्ति को दूषित करना ताकि उनकी पहचान उजागर न हो। लेकिन मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनके शरीर पर राक्षसी ख्यूई कहां से आए? उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? हाओ जुवान मो हुआ के पीछे दौड़ा। उसने भी दो काले कपड़े पहने साधकों की गंदी शक्ल देखी। वह अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सका और हकलाते हुए बोला, ये दोनों, ये ऐसे क्यों दिखते हैं? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। उसने उनके स्टोरेज बैग की जांच की और पाया कि कुछ स्पिरिट स्टोन, गोलियों और सामान्य मानक आध्यात्मिक हथियारों के अलावा उनकी पहचान बताने वाला कोई अन्य सुराग नहीं था। इतना सावधान, मो हुआ ने खुद से कहा। हाओ जुवान ने कहा, तो फिर हम। मो हुआ ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, चेंगमू और अन्य लोगों को ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार ऐसे लोगों की संख्या 20 से अधिक थी। 2 लोग मारे गए तथा कुछ अभी भी जीवित हैं। मो हुआ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मरने से पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने दाव शरीर को नष्ट कर सकता है और अपनी पहचान छिपा सकता है। चलो चले, मो हुआ ने कहा। ठीक है, हाओ जुवान ने सिर हिलाया। वह इन मामलों को नहीं समझता था, लेकिन मो हुआ का अनुसरण करना निश्चित रूप से सही होना चाहिए। आखिरकार यह मो हुआ ही था जिसने उसे बचाया था। हाओ जुवान को अभी भी याद था कि उसके माता पिता ने संप्रदाय में शामिल होने से पहले उसे क्या चेतावनी दी थी। जुवान, यद्यपि आपके पास स्वर्ग शून्य पूर्वज हैं, आप अपने पूर्वज के 156 परपोतों में से एक हैं, आपके पूर्वज को याद नहीं होगा कि आप कौन हैं। कुछ लोगों की तुलना में आपकी प्रतिभा पर्याप्त है, लेकिन दूसरों की तुलना में पर्याप्त से अधिक है, और आपका स्वभाव पर्याप्त क्रूर नहीं है। मुझे डर है कि संप्रदाय में अलग दिखना कठिन होगा। यदि ऐसा है तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे कोई विकल्प सुनिश्चित हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अन्य चीजें अच्छी तरह से नहीं सीख सकते, बस अपनी गति तकनीक में निपुणता हासिल करें। भविष्य में जब आप साधना जगत में यात्रा करेंगे, यदि आपको खतरे का सामना करना पड़े और आप भाग सकें, तो भाग जाएं। यदि आप वास्तव में बच नहीं सकते, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पीछे ही रहें, स्वयं कठोर व्यवहार करने का प्रयास न करें।
हाओ जुआन को एक अंतर्ज्ञान था, महुआ संभवतः विश्वसनीय प्रकार का साधक था जिसके बारे में उसके माता पिता बात करते थे। यद्यपि वह अपने से छोटा था, उसकी खेती कमजोर थी तथा वह छोटा था। जब वह हत्या करने और लाशों की तलाशी लेने के लिए जाल बिछाता था तो वह बहुत ही कुशल दिखाई देता था। हालांकि यह थोड़ा डरावना था, लेकिन उन्हें जूनियर ब्रदर कहना और उनका अनुसरण करना सही निर्णय प्रतीत हुआ। हाओ जुआन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। इसके बाद हाओ जुआन ने रास्ता दिखाया और दोनों ने अपनी चालन तकनीक का प्रदर्शन किया तथा बंजर पहाड़ के पश्चिमी किनारे की ओर एक साथ बढ़े। हाओ जुआन के पास एक पवन आध्यात्मिक जड़ थी और उसने पवन प्रणाली आंदोलन कौशल का अभ्यास किया और उसमें उत्कृष्टता हासिल की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मोहुआ की चाल ढाल भी बहुत असामान्य थी। उसकी मुद्रा हल्की थी, वह बहते पानी की तरह गतिशील था तथा पहाड़ों और नदियों के बीच से बिना किसी प्रयास के गुजर रहा था। दोनों आधे घंटे तक चलते रहे और फिर वे एक विशाल जंगल के सामने पहुंच गए। पेड़ बहुत घने और घने थे और रात इतनी अंधेरी थी कि वे आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे थे। हाओ जुआन अब रास्ता नहीं पहचान सका और बाएं और दाएं देखा, फिर चुपचाप मोहुआ की ओर देखा। मोहुआ ने चारों ओर देखा और उसकी निगाहों में जहां कारण और प्रभाव के पैटर्न हल्के से उभरे, उसने एक क्षण बाद कहा, मेरे पीछे आओ। ठीक है, हाओ जुआन ने बार बार सिर हिलाया। इस प्रकार मोहुआ ने नेतृत्व किया और हाओ जुआन ने उसका अनुसरण किया। दोनों जंगल में बाईं और दाईं ओर घूमते रहे। यद्यपि जमीन पर कोई स्पष्ट निशान नहीं थे, फिर भी मोहुआ हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेता था। हाओ जुआन ने उत्सुकता से उसे देखा। वे अज्ञात समय तक चलते रहे और फिर जमीन पर खून के निशान दिखाई देने लगे। दोनों ओर पेड़ों पर तलवारों और कुल्हाड़ियों के निशान थे तथा पृथ्वी और अग्नि की आध्यात्मिक शक्तियों की गंध के अवशेष मौजूद थे। पहाड़ विभाजक कुल्हाड़ी, ली अग्नि तलवार, ये चेंग मू और सीटू जियान है। हाओ जुआन मन ही मन चौंक गया और अंततः धीमी आवाज में पूछने से खुद को नहीं रोक सका, मोहुआ, तुम्हें ये कैसा लगा? मोहुआ ने गंभीरता से कहा, अंतर्ज्ञान। ओह! हाओ जुआन कुछ हद तक संशय में था, उसे यकीन नहीं था कि विश्वास करे या नहीं। मोहुआ ने धीमी आवाज में कहा, यह ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, हाओ जुआन ने घबराहट से कहा। फिर दोनों ने अपनी आकृतियां नीचे की और कुछ कदम आगे बढ़े। हाओ जुआन ने अपना सिर घुमाया तो पाया कि मोहुआ अचानक गायब हो गया था, जिससे वह घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मोहुआ। तभी मोहुआ की आकृति उसके बगल में पुनः प्रकट हुई। हाओ जुआन डर के मारे उछल पड़ा। मैं भूल गया था कि तुम अदृश्य नहीं हो सकते। मोहुआ ने अपने बैग से एक जेड पेंडेंट निकालकर हाओ जुआन को देते हुए कहा, यह जल छिपाने वाला जेड है जो ताओवादी दरबार के एक दयालु चाचा ने मुझे दिया है। उधार लिया है। तुम पहले इसका इस्तेमाल करो, ये तुम्हें अदृश्य बना सकता है। हाओ जुआन ने चुपचाप इसे स्वीकार किया और सिर हिलाया। फिर दोनों ने अपनी छिपने की क्षमता का उपयोग किया और जंगल के दूसरी ओर चले गए। जंगल के दूसरी ओर एक शांत पहाड़ी थी, नीचे खुला मैदान था और कंकड़ों से भरी एक छोटी सी नदी थी। उस समय नाले के पास किसानों के दो समूह भयंकर लड़ाई कर रहे थे। एक समूह ने काले कपड़े पहने थे और उनके चेहरे ढके हुए थे, कुल 9 लोग थे। दूसरे समूह में केवल 3 थे। मोहुआ ने एक झलक देखी और उसे पहचान लिया। उनमें से एक, जिसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर खून के कई धब्बे थे, वह 2 कुल्हाड़ियां लहरा रहा था, मानो हताश हो गया हो, जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह चेंगमो था। दूसरा, ली अग्नि तलवार को धारण किए हुए, उसका चेहरा पीला था, वह सितु जियान था। एक शिष्य भी था जो सुंदर और बहादुर था, एक लंबा भाला लेकर काले वस्त्र पहने साधकों से डटकर मुकाबला कर रहा था। लंबी लड़ाई से थके होने के बावजूद उसकी साधना भी प्रभावशाली थी। मोहुआ ने उसकी ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि वह इस व्यक्ति को नहीं पहचानता। कौन है वो? मोहुआ ने भाला चलाने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में हाओ जुआन से पूछा। हाओ जुआन ने सावधानी से नजर डाली और फुसफुसाया, उसका नाम यांग कियानजुन है, वह हमारे ही बैच का है, लेकिन हमारे शिष्य निवास में नहीं रहता, आपने शायद उसे नहीं देखा होगा। ओह! मोहुआ ने सिर हिलाया। यांग कियानजुन, उपनाम यांग, भाले का उपयोग करता है। मोहुआ ने धीरे से कहा, यांग परिवार के ताओवादी सैनिक दरबार का एक शिष्य। हाओ जुआन आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या आप यांग परिवार के बारे में जानते हैं? थोड़ा। हाओ जुआन ने सिर हिलाया, हाँ, वह यांग परिवार के प्रत्यक्ष वंश से है। यांग परिवार की पैतृक भाला तकनीक सीख रहा है और उसकी साधना बहुत मजबूत है।
कियानजो चेंग परिवार के यांग परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। चेंग मो भी यांग कियानजुन को जानता है। इस बार हम 3 फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण पाप साधकों को पकड़ने के मिशन पर थे, इसलिए हमने उसे 5 के समूह के रूप में शामिल होने के लिए बुलाया। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर कुछ उलझन के साथ पूछा। आप में से 5, आप, चेंग मो, सितु जियान, यांग कियानजुन। और कौन? ये ली, हाओ जुवान ने कहा। मो हुआ दंग रह गया। ये ली, ताओवादी कानून के एल्डर यी के रूप में। हाँ। हाओ जुवान ने चारों ओर देखा, ये ली की आकृति को न देखकर और आह भरी। मुझे नहीं पता कि ये ली कैसी है। या तो बच गए, या ये संभवतः बुरी खबर है। हाओ जुवान की अभिव्यक्ति बहुत चिंतित थी। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय को प्रकट किया, क्षेत्र को देखा और अचानक कोने में जमीन पर पड़े एक साधक की ओर इशारा किया। क्या वह ये ली है? हाओ जुवान ने मो हुआ द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया, उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, फिर उसने बार बार सिर हिलाया। हाँ, ये ली है। मो हुआ को तब समझ आया। उपनाम ये परिवार का सदस्य, निश्चित रूप से मंत्रों का विशेषज्ञ, आध्यात्मिक साधक। इस प्रकार की हाथापाई आध्यात्मिक साधकों के लिए हानिकारक थी, विशेषकर चूंकि उनकी संख्या कम थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाना आसान था। इस संघर्ष में एक आध्यात्मिक साधक होने के नाते संभवतः वह सबसे पहले पराजित होने वालों में से एक था। सौभाग्यवश वह केवल बेहोश हुआ था और उसका जीवन तत्काल खतरे में नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद ये बदल सकता है। मो हुआ ने स्थिति को फिर से देखा। इन काले कपड़े पहने साधकों की नींव मजबूत थी। यदि मो हुआ गलत नहीं था, तो संभवतः वे प्रभावशाली परिवारों से थे। इसका मतलब ये था कि चेंग मो का 3 लोगों का समूह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। 9 हमलावरों के अधीन उनमें से 3 की गति धीमी होती जा रही थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह धीरे धीरे धीमा होता जा रहा था। स्पष्टतः सभी हताश होकर संघर्ष कर रहे थे। उसने अब तक टिके रखा था, जो पहले से ही काफी प्रभावशाली था। हाओ जुवान कुछ चिंतित दिख रहा था। मो हुआ ने एक पल सोचा और फिर हाओ जुवान से कहा, आपकी चालन तकनीक काफी अच्छी है ना? हाओ जुवान को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने धीरे से सिर हिलाया। मेरे माता पिता को डर था कि मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी गति तकनीक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, बाद में तुम खुद को दिखाओगे और उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए कुछ बार शाप दोगे, फिर मैं उनसे निपटने के लिए एक फॉर्मेशन का उपयोग करूंगा। हाओ जुवान दंग रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। विरोधी पक्ष के पास अधिक लोग थे, उनके पास कम लोग थे। वास्तव में उन्हें संभवतः जीतने के लिए एक संरचना का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। लेकिन हाओ जुवान ने चारों ओर देखा और पूछा, ये संरचना कहाँ है? ये ठीक है, मो हुआ ने कहा, आप उन्हें खींच लें और मैं इसे स्थापित कर दूंगा। हाओ जुवान के अविश्वास को देखकर मो हुआ ने जोर देकर कहा, मैंने बहुत जल्दी फॉर्मेशन स्थापित कर लिया। ठीक है। हाओ जुवान बुदबुदाया। जैसे ही वह उठने वाला था, उसके मन में एक और सवाल आया, मैं उन्हें कैसे खींचूं? मो हुआ ने धैर्यपूर्वक समझाया, तुम्हें बस खुद को दिखाना है ताकि वे तुम्हें देख सकें, फिर घबराने का नाटक करो और भागना शुरू कर दो। वे तुम्हें दौड़ाकर मारने के लिए जरूर लोगों को भेजेंगे। क्या वे सचमुच इतने मूर्ख होंगे? हाओ जुवान कुछ चिंतित था। मो हुआ ने जवाब दिया, वे हमें मारना और चुप कराना चाहते हैं और खबर को बाहर आने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए जब तक आप अपना चेहरा दिखाते रहेंगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होगा अगर वे मेरा पीछा न करें? फिर आप उन्हें कोसते हैं। हाओ जुवान थोड़ा परेशान था, मैं लोगों को गाली देने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। कोई बात नहीं। मो हुआ की आंखें चमक उठी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाओ जुवान चौंक गया, क्या आप अक्सर लोगों को गालियां देते हैं? मो हुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, मैं भी लोगों को गालियां नहीं देता। बस मैं एक बुजुर्ग को जानता हूं जो इसमें बहुत माहिर है, और संयोग से मुझे उनके कुछ गालियां याद आ गईं। मो हुआ ने गुप्त रूप से हाओ जुवान के साथ कुछ अपशब्द साझा किए। हाओ जुवान उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुएं से बाहर कूद पड़ा हो। उसे पहले कभी पता नहीं था कि इस दुनिया में लोग दूसरों को ऐसे शब्दों से शाप दे सकते हैं। क्या तुम्हें वे याद हैं? मो हुआ ने पूछा। हाओ जुवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, मो हुआ ने कहा, लेकिन याद रखना, लड़ाई मत करना। जैसे ही कोई तुम्हारा पीछा करे, बस भाग जाना। ठीक है। इसलिए हाओ जुवान ने साहस जुटाया,
जंगल से बाहर निकला, जंगल के किनारे पर खड़ा हुआ और चेंगमो और अन्य लोगों को घेरे हुए काले कपड़े पहने साधकों पर जोर से चिल्लाया, चेंगमो, रुको, मैं आ रहा हूं। फिर वह विपक्ष की ओर बढ़ गया। काले कपड़े पहने किसान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। तभी उन्होंने हाओ जुवान को पहचान लिया और देखा कि वह उनके जाल में फंस रहा था। उनकी आंखें क्रूरता से चमक उठीं जब उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उपहास किया। हाओ जुवान डर गया और तुरंत मुड़कर वापस भाग गया। काले कपड़े पहने किसानों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं और फिर ठंडे स्वर में आदेश दिया, उसे भगाओ। हम एक भी बात बाहर नहीं आने देंगे। हाँ, काले कपड़े पहने दो साधकों ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर हाथों में तलवारें लेकर हाओ जुवान का पीछा किया। हाओ जुवान ने मोहुआ के निर्देशों का पालन करते हुए इन दोनों व्यक्तियों को जंगल में खींच लिया, फिर इधर उधर घूमते हुए एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसके बाद कहीं से एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह हवा में फैल गया। हाओ जुवान का दिल ठंडा पड़ गया और जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने दो काले कपड़े पहने साधकों को जमीन पर लेटे हुए देखा। और पास में ही मोहुआ ने सफाई के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया था। प्रक्रिया सुचारू थी, तकनीक कुशल थी। हाओ जुवान को लगभग संदेह होने लगा था कि उसका छोटा भाई लूट के लिए धोखा देने, ठगी करने और हत्या करने में माहिर था। मोहुआ द्वारा साधकों को मार डालने के बाद हाओ जुवान तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि मोहुआ का चेहरा दुखी था। छोटे भाई, क्या हुआ? मोहुआ ने जमीन पर पड़े दो काले कपड़े पहने किसानों की ओर इशारा किया। हाओ जुवान ने देखा कि दोनों व्यक्ति खून से लथपथ थे, पहचान से परे। उनकी मृत्यु भी पहले के दो काले कपड़े पहने व्यक्तियों की मृत्यु के समान ही थी। जब वे जीवित थे तो वे राक्षसी क्यूई को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वे मर जाते, राक्षसी क्यूई नियंत्रण से बाहर हो जाती, उनके शरीर और आध्यात्मिक शक्ति दोनों को दूषित और संक्षारित कर देती। मोहुआ कुछ गंभीर दिख रहा था। हाओ जुवान भी काफी चौंक गया। वह धर्मात्मा दाओ के एक कुलीन परिवार का पुत्र था और उसने राक्षस मार्ग के कई विचित्र तरीकों के बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ सुना ही था। अब जाकर उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। अचानक ताओ साधना के वे खतरे बहुत वास्तविक लगने लगे। हालांकि मोहुआ के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी। वह खड़ा हुआ और फिर हाओ जुवान के लिए एक और आकर्षक मार्ग निर्धारित किया। उसके बाद हाओ जुवान पहाड़ों में धारा के पास लौट आया और काले कपड़े पहने पुरुषों के समूह पर चिल्लाया, मैं वापस आ गया हूं। काले कपड़े पहने किसान फिर से दंग रह गए, लेकिन इस बार उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अब तक तो एक मूर्ख भी जान गया होगा कि कुछ तो हुआ है। मो ने जो सिखाया था उसे याद करते हुए हाओ जुवान ने अपमान भरे शब्द जोर से चिल्लाए, लेकिन जानबूझकर प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा। तुम निकम्मों के झुंड का है। जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपने अपनी आंतें अपनी मां के गर्भ में ही छोड़ दी थी? मैं तुम्हें इस तरह से शाप देता हूं और तुम अभी भी अपने सिर को अंदर करके कछुओं की तरह व्यवहार करते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज कछुए थे? क्या तुम हरे मुकुट वाले कछुओं की संतान हो जो इतना कुछ सह सकते हो? अगर ऐसा है तो तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा क्यों नहीं देते? हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ कछुए भाई पैदा कर सकें। अल्पविराम। इन शब्दों से काले कपड़े पहने किसान पूरी तरह से अचंभित रह गए। यहां तक कि चेंगमो और उसके समूह को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये हाओ जुवान प्रेतग्रस्त तो नहीं हो सकता था, है ना? वह आमतौर पर लोगों को गालियां नहीं देता था, तो फिर इतने कम समय में उसकी गालियां देने की क्षमता में इतनी अधिक वृद्धि कैसे हो गई? चेंगमो और उनका समूह उलझन में था। काले कपड़े पहने किसान अपने होश में तो आ गए, लेकिन अब और सहन नहीं कर सके। उनमें से एक ने दांत पीसते हुए कहा, बड़े भाई, मैं उस बच्चे को मार डालूंगा, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए। अग्रणी काले कपड़े पहने किसान ने भौहें चढ़ाईं, जरूर धोखा होगा। एक अन्य ने सिर हिलाकर कहा, अभी अभी वे दोनों भाई उसके पीछे गए थे और अब वे गायब हैं। हमें नहीं पता कि उन्हें बहकाया गया था या किसी घात में फंस गए थे। फिर एक और गुस्से में चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं, उसने मुझे बहुत अपमानित किया है, आज मुझे अपने दिल की नफरत दूर करने के लिए उसका गला घोंटना ही होगा। अग्रणी काले कपड़े पहने किसान ने भौहें चढ़ाईं, यह अनुचित है। उस आदमी ने व्यंग्य किया, मत भूलो, तुम्हें मुझे हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हारी बात सिर्फ तुम्हें इज्जत देने के लिए मानी थी, लेकिन हैसियत के मामले में मैं तुमसे कम नहीं हूं। नेता क्रोधित हो गया, तुम
लेकिन काले कपड़े पहने आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया और बस 2 आदमी चुन लिए। चलो चलते हैं। हालांकि हम अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम ऐसा अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्रकार काले कपड़े पहने 3 लोगों ने हाओ जुवान का पीछा किया और घटनास्थल पर बचे काले कपड़े पहने किसानों में से केवल 4 ही बचे थे। 3 के मुकाबले 4, फिर भी उनके पास बढ़त थी, लेकिन ये बहुत मामूली थी। चेंग मो और उसके 2 साथियों को आत्मविश्वास की लहर महसूस हुई, क्योंकि उन्हें भागने की उम्मीद थी, यहां तक कि जवाबी हमले का मौका भी मिल गया था। इस बीच काले कपड़े पहने 3 आदमी जंगल में हाओ जुवान का पीछा करते हुए दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंस रहे थे। उनका मानना था कि 1 के विरुद्ध 3 का चुनाव करना आसान काम होगा। यदि कुछ घात लगाए भी गए तो भी जब तक वे सावधान रहेंगे कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जंगल की अंधेरी गहराइयों में उनका इंतजार कौन कर रहा था। 1 घंटे बाद संरचना से लाल रोशनी की एक चमक, जिसके बाद व्यापक आग की लपटें। धूल जमने के बाद काले कपड़े पहने 3 दबंग आदमी भी अपनी अंतिम सांसें लेते हुए जमीन पर सीधे लेट गए। छवि रात गहरी थी और पहाड़ी जंगल शांत था। हाओ जुवान ने काले वस्त्र पहने 3 साधकों को जमीन पर मृत पड़े देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कनिष्ठ भाई, आपका गठन ये बहुत शक्तिशाली है। एक ही मुठभेड़ में एक जोरदार धमाका, आग की एक चमक और संरचना में विस्फोट हो गया। ये 3 किसान, जिनके पास थोड़ी भी खेती नहीं थी, अचानक अचंभित होकर मर गए। हाओ जुवान का चेहरा सदमे में था, जबकि मो हुआ को अंदर से कुछ खुशी महसूस हुई, लेकिन सतह पर उसने अभी भी जूनियर भाई की गरिमा बनाए रखी। अपने सिर को विनम्रता से हिलाते हुए कहा, यह ठीक था। हमेशा की तरह वह फायरबॉल तकनीक से उन्हें खत्म कर देता। लेकिन चूंकि हाओ जुवान पास में ही था, मो हुआ ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह नहीं चाहता था कि उसे लगे कि उसका छोटा भाई बहुत निर्दयी है। इससे उनके साथी संप्रदाय के सदस्यों के बीच उनकी निर्दोष और दयालु की छवि खराब हो जाएगी। काले वस्त्र पहने तीनों व्यक्ति मृत थे। मो हुआ ने अपनी उंगलियां हिलाईं, जिससे सुनहरी रोशनी की एक किरण उनके मुखौटों को चीरती हुई निकली। लेकिन नीचे उनका शरीर अभी भी राक्षसी ख्यूई से दूषित, काला और कलंकित था। जब वे मर जाते हैं तो क्या उनके चेहरे नष्ट हो जाते हैं? मो हुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें उनका असली चेहरा देखने के लिए किसी को जीवित पकड़ना आवश्यक था? हाओ जुवान ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी भी 4 बचे हैं, क्या मुझे उन्हें फुसलाना चाहिए? मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 4 लोग, उन्हें लुभाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि अब आप उन्हें और नहीं लुभा सकते। 5 लोग गायब हो गए हैं, भले ही वे मूर्ख हों, उन्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही तुम अपना चेहरा दिखाओगे, वे और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, यहां तक कि भागने की भी सोचेंगे। हाओ जुवान ने असमंजस में पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं जाकर देखूंगा। मुहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर हाओ जुवान से कहा, तुम ठीक नहीं हुए हो, इसलिए आसपास अदृश्य रहो और कोई हरकत मत करो। लेकिन हाओ जुवान एक पल के लिए झिझका, फिर चिंतित होकर बोला, अगर आप उस पार चले गए तो आप पहले से संरचना स्थापित नहीं कर पाएंगे। उन काले वस्त्रधारी साधकों का सामना करना खतरनाक होगा। मेरे मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं, मो हुआ ने कहा। हाओ जुवान थोड़ा स्तब्ध था। अगर उसे सही से याद है तो ताओवादी कौशल पाठ्यक्रम में मोहुआ का ग्रेड केवल ग्रेड सी था। क्या ग्रेड सी को बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है? हाओ जुवान कुछ कहना चाहता था, लेकिन मोहुआ के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर उसने फैसला किया कि आज्ञाकारी होकर आदेशों का पालन करना ही बेहतर है। तो हाओ जुवान ने कहा, तो जूनियर भाई सावधान रहो। मोहुआ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो। कुल मिलाकर फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में 9 काले वस्त्रधारी साधक थे। मछली पकड़ने के लिए फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए उसने उनमें से 5 को मार डाला था। शेष 4 तो चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछलियों की तरह थे, जो उसकी पकड़ से बच निकलने में पूरी तरह असमर्थ थे। मो हुआ की निगाहें कुछ खतरनाक हो गईं। हाओ जुवान ने मो हुआ को देखा और एक सम्मोहन की स्थिति में महसूस किया कि ये काले वस्त्रधारी साधक, जिन्होंने उन्हें एक निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया था, उसके कनिष्ठ भाई की नज़र में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे छोटी लड़कियां। बिल्कुल नहीं। अल्पविराम। इस बीच चेंग मो और उसके 2 साथियों ने 4 काले वस्त्रधारी साधकों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। चेंग मो और अन्य लोग नुकसान में थे।
उनका पीछा किया गया और लड़ते हुए वे पीछे हट गए, जिससे उनकी आत्मा और शक्ति समाप्त हो गई। यद्यपि काले वस्त्रधारी किसानों की संख्या अचानक घटकर 4 रह गई थी, फिर भी वे अधिकाधिक परेशान महसूस कर रहे थे। लेकिन यह उनके लिए बच निकलने का सबसे अच्छा मौका था। यदि वे डटे रहते तो स्थिति को संभालने का एक मौका होता तथा अपनी जान बचाकर भागने की संभावना होती। अन्यथा, यदि अन्य काले वस्त्रधारी लोगों ने हाओ जुवान को पकड़ लिया, या यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि सीधे वापस आ गए, तो उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं बचेगा। हाओ जुवान अपनी अच्छी गति तकनीक के लिए जाने जाते थे। ऐसी स्थिति में चेंग मो और अन्य केवल यही आशा कर सकते थे कि हाओ जुवान थोड़ी देर और टिक सके। शेष 4 काले वस्त्रधारी किसानों के चेहरे पर ऊपरी स्थिति होने के बावजूद गंभीर भाव थे। उनके 5 साथी चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। उन्हें यह पता नहीं था कि उन्हें रोका जा रहा है या वे किसी घात में फंस गए हैं। यद्यपि संभवतः उनकी जान नहीं गई, लेकिन यदि देरी बहुत लंबी चली तो इससे अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। काले कपड़े पहने ये लोग रात में अपनी गतिविधियां संचालित करते थे तथा दिन के उजाले से बचने के लिए ऐसे कार्यों में लगे रहते थे। यह मामला जितना लंबा खींचता जाता, उतनी ही अधिक जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना होती, और यदि इनका खुलासा हो जाता तो निश्चित रूप से उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। अग्रणी काले वस्त्रधारी किसान को बेचैनी महसूस हुई और उसने अचानक अपने दांत पीस लिए। गोलियां ले लो, हमें एक त्वरित लड़ाई और एक त्वरित निर्णय की आवश्यकता है। काले वस्त्र पहने अन्य 3 व्यक्ति चौंक गए और झिझकते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। तीनों ने आधा आधा कदम पीछे हटकर कहीं से एक खूनी गोली निकाली। चेंग मो और उसके साथियों के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उसे झट से निगल लिया। एक क्षण में चारों की आभा बेतहाशा बढ़ गई और उनकी आंखों में रक्त रेखाएं उभर आईं। चेंग मो और उसके साथियों के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। बुरी गोली। उनके हृदय में कुछ अशुभ होने का आभास हुआ। पहले से ही नुकसान में चल रहे चारों काले वस्त्रधारी पुरुषों ने अब दुष्ट गोलियां ले ली थीं, जिससे उनकी साधना में काफी वृद्धि हो गई थी। उन्हें डर था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो इसका अंत बुरा हो सकता है। चेंग मो ने दांत भींचे और बेतहाशा चिल्लाया, बुरी राह के शैतानों का झुंड, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। बोलने के बाद वह गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपने शरीर की ऊपरी मांसपेशियों को गहरे कांसे के रंग में रंग लिया। उसकी रक्त ऊर्जा उबल रही थी। उसका पूरा व्यवहार एक विशाल कुल्हाड़ी जैसा था जो पहाड़ों को चीरने और धरती को चीरने के लिए तैयार थी। पहाड़ काटने वाली कुल्हाड़ी। ये कियानजो चेन परिवार का पैतृक ताओवादी कौशल था, जो तकनीक में सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली था। एक बार सक्रिय होने पर त्वचा स्टील की तरह हो जाएगी और कुल्हाड़ी का ब्लेड पहाड़ों को चीर सकता है और चट्टानों को विभाजित कर सकता है। हालांकि इसकी अवधि सीमित थी। अपने क्षेत्र में उनकी साधना सीमित थी और वे इस ताओवादी कौशल की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त नहीं कर सकते थे। चेंग मो द्वारा जबरदस्ती किया जाना उसके रक्त क्यूई की कमी थी, जो काले वस्त्रधारी साधकों के विरुद्ध एक हताश करने वाला जुआ था। सीटू जियान और यांग कियानजुन ने चेंग मो की मौत तक लड़ने की तत्परता को देखकर यह भी समझ लिया कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जहां उनके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वे लड़ते तो उनके पास जीतने का बहुत कम मौका होता। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। सीटू जियान ने अपनी उंगलियां मिलाईं, अपनी तलवार क्यूई को चरम सीमा तक धकेला और अपनी आत्मा तलवार को उज्ज्वल ज्वलंतली अग्नि की एक परत से ढक दिया। यांग कियानजुन की आंखें सुनहरी चमक रही थीं और उसके लंबे भाले में भी चमकदार सुनहरी रोशनी था।